14 जून सोमवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। बिहार में चिराग पासवान के खिलाफ चाचा पशुपति कुमार पारस ने मोर्चा खोला। पांचों सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात में आम आदमी पार्टी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे इस पार्टी के साथ जुड़े तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप, चंद मिनटों में 2 करोड़ से 18 करोड़ हुए दाम। साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जमीन खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस और सुहेलदेव समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कभी बीजेपी की सहयोगी रही सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने राम मंदिर को बिजनेस का माध्यम बना लिया है। वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की रविवार रात एक ईंट भट्टे के किनारे संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस इस मौत को दुर्घटना बता रही है, जबकि परिजनों को आशंका है कि उनकी हत्या की गई है। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इस मामले में यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। भारत के दूसरे सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों को शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट देखनी पड़ी। गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयरों ने बाजार में गोते लगाए। दिन के कारोबार में ये गिरावट 5 से 25% तक देखने को मिली। एक अंग्रेजी आर्थिक अखबार की खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 3 एफपीआई के खाते फ्रीज होने के बाद बिकवाली देखने को मिली। हालांकि कंपनी ने इस खबर को बेबुनियाद बताया है और इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। भारत में 24 घंटे के दौरान 70,421 नए मामलों का पता चला है, जबकि इस दौरान 3,921 लोगों की मौत हुई है। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल का दाम 29 पैसे और डीजल की कीमत 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। मूल्य में इस बढ़ोतरी के साथ ही भारत के कई राज्यों में तेल के दाम रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 107 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। इस्राएल के नए प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने वादा किया है कि उनकी सरकार सभी लोगों के लिए काम करेगी। नेफ्टाली बेनेट ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लाल फीताशाही में बदलाव लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। यामीना पार्टी के नेता नेफ्टाली बेनेट सत्ता साझेदारी समझौते के मुताबिक सितंबर 2023 तक इस्राएल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस्राएल के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। बीबीसी समाचार। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। दिन भर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है संदीप सोनी और आप तक हमें पहुंचाने का जिम्मा संभाल रहे हैं रविशंकर कुमार। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद पड़ोसी राज्य बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सत्ता पक्ष के चारों दल हम, वीआईपी, जेडीयू और बीजेपी अपना अपना राग आलाप रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया है। बिहार में राजनीतिक उठापटक का पूरा हाल बता रही हैं पटना से सीटू तिवारी। बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स धीमी आंच पर पक रही है। एक तरफ सत्ताधारी दल यानी हम, वीआईपी, जेडीयू, बीजेपी अपने राजनीतिक कद के हिसाब से दबाव की राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ इसे आजमाया है।
लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है कि चिराग पासवान की जगह अब पशुपति कुमार पारस उनके संसदीय दल के नेता होंगे। लोजपा संसदीय दल के नए नेता पशुपति कुमार पारस कहते हैं, अब हमारे दल में 6 विधायक 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को दूसरी को मरवा नहीं है। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूं। लोजपा की अंदरूनी राजनीति से इतर अगर सत्ताधारी दलों को देखें तो बीजेपी बैकफुट पर है। सत्ताधारी दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए के घटक दलों से सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करने की अपील की है। वैसे इस वक्त सबसे ज्यादा तल्ख एनडीए में कोई नजर आ रहा है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। उन्होंने पहले तो कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने पर ऐतराज जताया और फिर बांका जिले में मदरसा ब्लास्ट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान कहते हैं, बिहार में 4 दलों की सरकार है, चारों एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एजेंडा साफ है, सूबे का विकास। हम मजहब की नहीं समाज की राजनीति कर रहे हैं। जो मजहब की बात करेगा हम निसंदेह उसका विरोध करेंगे। सिर्फ जीतन राम मांझी के तल्ख बयान ही नहीं बल्कि उनकी मुलाकातों ने भी बिहार के सियासी पारे को गरमा दिया है। उनकी ताजा मुलाकात लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप से लालू यादव के जन्मदिन पर हुई थी। इधर सत्ता का एक और घटक दल विकासशील इंसान पार्टी भी सरकार के प्रति आक्रामक नजर आ रहा है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए विधायक और विधान पार्षद ऐच्छिक कोष से ली गई राशि को वापस देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर चुके हैं। गौरतलब है कि ऐसी ही 3 चिट्ठियां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को लिख चुके हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी बीबीसी से कहते हैं, कह सकते हैं कुछ हद तक किसी के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ हद तक कहीं पे कोई चीजें के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा ये है महत्वपूर्ण है कि सबकी अपनी अपनी पार्टी है और सब पार्टी की अपनी विचारधारा है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी सम्मानजनक भागीदारी की कोशिश एक बार जेडीयू ने फिर से शुरू कर दी है, जो उसे साल 2019 में नहीं मिली थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि जेडीयू को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि लोजपा में टूट के बाद मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या आकार लेती है। मौजूदा बिहार विधानसभा का अंकगणित साल 2015 की विधानसभा की तरह बहुत सुलझा हुआ नहीं है। इसके चलते छोटे दल यानी हम, वीआईपी और एआईएमआईएम का महत्व बहुत बढ़ गया है। सत्ताधारी दल में चल रहे इस वाक युद्ध के बीच राजद प्रवक्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार बरसात में सरकार की डूबेगी नैया। सीटू तिवारी, बीबीसी, पटना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने जहां सरकार से मामले की जांच की मांग की है, वहीं ट्रस्ट ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र। रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जिस दिन 18.5 करोड़ रुपए में जो जमीन खरीदी, उसी दिन कुछ मिनट पहले वो जमीन 2 करोड़ रुपए में बिकी थी। पांडे ने सवाल उठाया कि किसी जमीन का दाम इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई। पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची थी।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के नाम पर खरीदी जा रही जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। जमीन खरीद के आरोप लगते ही कांग्रेस पार्टी भी ट्रस्ट पर हमलावर हो गई और सोशल मीडिया पर भी राम के नाम पर इकट्ठा किए गए धन के दुरुपयोग पर ट्रस्ट को घेरा जाने लगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने पहले तो कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बता दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का अभी यही जवाब है कि वो आरोप के सभी दस्तावेजों को देखकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। वीएचपी के एक बड़े पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि संगठन ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और यदि आरोप सही पाए गए तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC, अयोध्या। और इधर bbchindy.com पर भी आप हमें सुन सकते हैं पॉडकास्ट की शक्ल में। लिंक हम आपके साथ कुछ ही देर में साझा करेंगे। गौतम दत्ता BBC हिंदी के फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं कि कोरोना संक्रमण घटने के बावजूद मौत के आंकड़े इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो यही तो वो सवाल है जो हमें अपने आप से और अपने आसपास पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि संक्रमण के मामले तो घट रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा उतना भी नहीं घटा है। और भी हमारे तमाम श्रोता हैं। महेश गुरनानी लिखते हैं कि सीधे प्रसारण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश दुबे BBC परिवार को नमन। वासुकी प्रसाद जी हमें नमस्ते कर रहे हैं। गंगा सिंह रावत लिखते हैं कि मौका परस्त राजनीति का एक और उदाहरण बिहार की LJP पार्टी में देखने को मिला, ऐसा मानना है गंगा सिंह रावत का। अशोक कुमार यादव लिखते हैं कि ट्रस्टी की नियुक्ति मोदी जी ने की है, अतः उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ऐसा मानना है अशोक कुमार यादव का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद जाकर कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। आज युवा बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? आज गुजरात के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? मुद्दे जनता तय कर रही है। आज युवा बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? आज गुजरात के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार तो बात की बात है, युवाओं को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। कॉलेज तो बात की बात है, युवाओं को स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आज किसान आत्महत्या 70 साल के बाद क्यों कर रहा है? आज आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि सरकारी अस्पतालों का और डिस्पेंसरियों का क्या हाल था। आज गुजरात के स्कूल खराब क्यों हैं? गुजरात के व्यापारी नाराज क्यों हैं? कोई भी तबका आप उठा लीजिए, मोटे मोटे तौर पे गुजरात की राजनीति खराब है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। दोनों ने तय कर लिया मिलके चुनाव लड़ेंगे, और जब दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जनता जाए भाड़ में, हमारी तो चुनाव का नतीजा तो तय। ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन गुजरात की जमीन पर आम आदमी पार्टी आखिर है कहाँ, यही जानने के लिए मैंने अहमदाबाद में BBC संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा से बात की। जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में काफी बार आने का प्रयास किया है। ये दूसरा अटेम्प्ट है जिसमें आम आदमी पार्टी गुजरात में आने की कोशिश कर रही है। पहली बार जब ये आए थे तो 2014 में आए थे और उस वक्त काफी चर्चा हुई थी। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता उस वक्त के संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, वो बार बार यहाँ पर गुजरात की उन लोगों ने मुलाकात दी थी। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हुई थी, लोगों में कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पाई। अब ये दूसरा अटेम्प्ट है आम आदमी पार्टी का, जो शुरू हुआ था आज से करीब 2 साल पहले, जब आम आदमी पार्टी की जो गुजरात की लीडरशिप थी वो गोपाल इटालिया को दी गई थी। गोपाल इटालिया एक समय के हार्दिक पटेल के सहयोगी रह चुके हैं और काफी जाने माने पाटीदार नेता रह चुके हैं।
और गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी की गुजरात की लीडरशिप दी और उन्होंने जो अभी कॉरपोरेशन और तालुका पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, वो तालुका पंचायत के इलेक्शंस में और कॉरपोरेशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने खास तौर पर सूरत में दिया और सूरत में एक तरह से कांग्रेस बिल्कुल वाइप आउट हो गई और सूरत में कॉरपोरेशन की 120 सीटें हैं, उन 120 सीटों में से 27 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीती और कांग्रेस 0 पर आ चुकी थी। तो एक तरह से जो भी पाटीदार, अगर सूरत की बात करें तो सूरत में ज्यादातर जो है जो डिफाइनिंग वोट्स हैं वो पाटीदार वोट्स हैं और ये 27 सीटें बहुत सारे पाटीदार जो नेता है वो उनमें से जीतकर आज यहाँ पर सूरत में कॉरपोरेशन में बैठे हैं और जो अपोजिशन लीडर है वो भी आम आदमी पार्टी से ही फिलहाल सूरत में है। तो ये जो पाटीदार जो सूरत में रह रहे हैं एक्चुअली वो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे सौराष्ट्र में है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पाटीदार कम्युनिटी डायमंड पॉलिशिंग यूनिट्स में या तो काम करती है या तो उनके जो मालिक है वो पाटीदार कम्युनिटी से ही लोग हैं और उनके गांव जो है वो सौराष्ट्र रीजन में है। तो सौराष्ट्र का पूरा जो बेल्ट है वो पूरा बेल्ट पाटीदार वोट्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सूरत में भी काफी समय से पाटीदार वोट्स इन्फ्लुएंस करते हैं और जो टॉप लीडर है फिलहाल इनके वो पाटीदार नेता है। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में फिलहाल धीरे धीरे पाटीदार नेताओं को, पाटीदार वोट्स को अपनी तरफ लाने के लिए मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेटेजी बनाकर और वो आ रही है। ऑफ कोर्स रूरल के अलावा अर्बन लोकेलिटी में आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है जी, क्योंकि जहां जहां पाटीदार वोट्स होंगे उनको कांग्रेस के साथ जाना नहीं है और बीजेपी से वो नाराज है। रॉक्सी, यदि सूरत से बाहर निकलें, बाकी गुजरात में जहाँ के सौराष्ट्र से बाहर निकलें, तो क्या एक चेहरा जो आपने नाम बताया पाटीदार कम्युनिटी से, उनके अलावा भी कोई बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं गुजरात में, जिनके साथ पार्टी अपने संगठन को विस्तार करने की योजना बना रही है? जी देखिए, गोपाल इटालिया के अलावा अभी तक कोई ऐसा, गोपाल इटालिया खुद भी इतना बड़ा नाम नहीं है कि जो पूरे गुजरात में इन्फ्लुएंस कर सके सभी को, लेकिन गोपाल इटालिया ने सूरत का जो परफॉर्मेंस था उसको देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे गोपाल इटालिया की दूसरे टॉप लीडर्स के साथ गुजरात में, तो अभी गोपाल इटालिया का कद जो है वो दूसरे कद्दावर नेताओं से कम है, लेकिन शायद इसीलिए ही आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो VTV के जो एडिटर थे और फॉर्मर जर्नलिस्ट थे सुदान गढ़वी, काफी फेमस न्यूज एंकर रहे हैं वो गुजराती टीवी चैनल में, और खास तौर पर रूरल एरिया में उनका काफी बड़ा उनका जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम काफी हिट रहा है। तो सुदान गढ़वी ने जर्नलिज्म छोड़ा है और आज वो केजरीवाल के साथ में आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं और केजरीवाल ने कहा है कि सुदान गढ़वी जो है वो गुजरात के केजरीवाल है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। तो ये जो सारी बातें अभी आ रही है तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं कि आप गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है वो नए चेहरे ढूंढ रही है और अभी तक कोई बड़ा नेता इनके साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे इस पार्टी के साथ जुड़े तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। ये थे अहमदाबाद में BBC संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा, जो गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीति का विश्लेषण कर रहे थे। कुलदीप सिंह जाखड़ साहब लिखते हैं कि राजनीति में महत्वाकांक्षा ज़्यादा है और सेवा का भाव कम होता है। राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचने की लालसा ज़्यादा रहती है। राजनीति में सेवक अब विरले ही रह गए हैं। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगी, वहीं अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नाना पटोले के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उनका मानना है कि कांग्रेस अगला चुनाव जो है वो अपने दम पर लड़ेगी और यही वजह है कि इस बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। मैंने मुंबई में BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से अब से कुछ देर पहले बात की और जानना चाहा कि कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान के क्या क्या मायने हो सकते हैं।
इसमें दो चीजें हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर हैं, वो 2024 को होंगे, लेकिन उससे पहले अभी जनवरी फरवरी में महाराष्ट्र में करीब 10 नगर निगम के चुनाव जो है वो होना बाकी है और सारे बड़े बड़े शहर इसमें हैं, जिसमें मुंबई है, पुणे है, नासिक है, पिंपरी चिंचवड है, नवी मुंबई है, नागपुर है। तो ये एक बहुत बड़ा शहर की पूरी सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए ये बड़ा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस अब दिखाना चाहती है कि वो भी एग्रेसिव है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का एनसीपी और शिवसेना के साथ सरकार यहाँ पे आने के बाद, नया गठबंधन बनने के बाद आमतौर पर ये बोला गया है कि कांग्रेस इसमें तीसरा पहिया इस गाड़ी का बन गई है और उनका कोई सोचता नहीं है। सिर्फ शिवसेना से उद्धव ठाकरे और एनसीपी से शरद पवार ये सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। तो कांग्रेस के मंत्री भी, कांग्रेस के एमएलए भी इस तरह की कंप्लेंट्स पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उनको सत्ता में रहने की मजबूरी है, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो कांग्रेस ने ये जो उनका पूरा चेहरा है, ये जो उनका अप्रोच है वो बदली है। जब से नाना पटोले बन गए हैं, वो एग्रेसिव नेता माने जाते हैं, कभी मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत कर चुके हैं, फिर चुनाव लड़कर जीत भी चुके हैं, तो वो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहते हैं। और नगर निगम के चुनाव जो अभी कुछ महीनों बाद होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस का शायद ये कहना है कि वो अकेले अपने दम पर ये चुनाव जीतेगी। खासकर मुंबई में, जहां शिवसेना की पिछले 25 सालों से भी ज्यादा यहाँ पे सत्ता है, लेकिन कांग्रेस भी उससे पहले हमेशा यहाँ पे सत्ता में रही है और उनका एक बहुत बड़ा पॉकेट्स मुंबई में है। और मुंबई में शिवसेना कभी भी सीट शेयरिंग नहीं करेगी कांग्रेस के साथ, जिनकी एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ पे है। तो मुंबई में वो अलग अलग अपने बूते पर ही लड़ेंगे, हालांकि सरकार में इकट्ठा रहेंगे, लेकिन इस चुनाव को नजर रखते हुए और साथ ही साथ अपनी आक्रामक चेहरा भी, रवैया भी अपनाते हुए नाना पटोले और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि आप ये ग्रांटेड मत लें कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, हम अलग अलग भी लड़ सकते हैं। मयूरेश, ये बताइए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जमीन पर कहाँ है आज की तारीख में? ये तो बात सच है कि कांग्रेस ने जब से 2014 में उनकी हाथ से सत्ता गई महाराष्ट्र में, उससे पहले 15 साल सिर्फ उन्हीं का मुख्यमंत्री था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पीछे ही चली जाती रही। 2014 के लोकसभा हो, बाद में हुए यहाँ के विधानसभा चुनाव हो जहाँ पे उनके हाथ से सत्ता निकल गई, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पे सिर्फ उनका एक एमपी है जो चंद्रपुर से आता है और वो भी पुराना कांग्रेस वाला उम्मीदवार नहीं था, वो शिवसेना में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए और जीत गए। लेकिन कांग्रेस के सारे बड़े नेता यहाँ से चुनाव हारे हैं। हालांकि उनके 42 विधायक जरूर हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में, ये रहा 2019 की विधानसभा तक का। लेकिन अगर पिछले 1-1.5 साल का बात हम देखें कि सत्ता में वापस आने के बाद कांग्रेस ने अपने अपने पॉकेट जो है, जहाँ पे उनके बहुत सालों से मंत्री जो है, विधायक जो है, बड़े नेता है, वो चुन के आते थे। यानी कि नांदेड़ से अशोक चौहान की अगर हम बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान हो या फिर सतीश पाटिल हो, ऐसे उनके बड़े नेता है। मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में भी उनके कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे सालों से उनके नेता चुनते आए हैं। तो वो फिर से उन्होंने वहां पे अपनी संगठना जो है वो मजबूत करने के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया है। हालांकि अगर हम अब उसके बाद, ये सरकार में आने के बाद एक ही बड़े चुनाव हुए हैं, वो है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे और उस पंचायत के चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों को अच्छे रिजल्ट जो है वो मिले थे। तो ग्राउंड पे सत्ता में आने के बाद कांग्रेस थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र में उनके अध्यक्ष भी बदले हैं। देखना अब ये है कि जो टेस्ट है उनकी, क्या वाकई जमीन पर वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये नगर निगम के चुनाव जो होने वाले हैं जनवरी और फरवरी में, उस वक्त दिखाई देगा। और शायद उसके बाद कांग्रेस ये अपना भविष्य तय कर पाएगी कि क्या उन्होंने इस सरकार में उन्हें रहना चाहिए, उसे उनको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और महिला पहलवान विनेश फोगाट से, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक से पहले अपना दमखम दिखाया। काफी अच्छा लगा, इतने टाइम बाद, कोरोना के बाद इतना बढ़िया कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं, एथलीट अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो काफी बढ़िया है। ट्राई करेंगे कि जो पिछले साल या उससे पहले जो भी हमारे अंदर कमियां थी, जो भी हमारी टेक्निक में या स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ जो भी हमको लग रहा था खामियां, वो हमने उस पर काम किया और कोशिश किया कि पहले से और बेहतर हो गया है। यह है नीरज चोपड़ा की आवाज
जो एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 1 साल से ज्यादा मैदान से दूर रहे क्योंकि उन्हें कोहनी की सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने इंडियन ग्रैंड प्री 3 में हिस्सा लिया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो किया। पिछले सप्ताह नीरज चोपड़ा को पुर्तगाल में मीटिंग सिडे डी लिस्बोआ टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर मिला और उन्होंने 83.18 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनके अलावा 5 पुर्तगाली खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और लिएंड्रो रामोस 72.46 मीटर के साथ दूसरे और फ्रांसिस्को फर्नांडीज 57.25 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जाहिर है पुर्तगाली खिलाड़ियों से नीरज चोपड़ा को कड़ा मुकाबला नहीं मिला, लेकिन ओलंपिक से पहले उन्हें अपनी फिटनेस को परखने का मौका जरूर मिल गया। अब नीरज चोपड़ा को इंतजार है ओलंपिक खेल शुरू होने का। देखो जी, हर एक एथलीट का सपना तो ओलंपिक ही होता है। ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीतना और कोशिश करेंगे हम अपनी पूरा जी जान लगा देंगे वहाँ पे। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के अलावा महिला पहलवान विनेश फोगाट से भी भारत को टोक्यो में पदक की उम्मीद है। उन्होंने ओलंपिक से पहले पोलैंड ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने मार्च में माटियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। विनेश फोगाट के अलावा सीमा बिस्ला 50 किलो, अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग में टोक्यो में हिस्सा लेंगी। विनेश फोगाट ने साल 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और लोगों को भरोसा दिलाया कि वो ओलंपिक से पहले बाकी टूर्नामेंट में भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करेंगी। लोगों का प्यार है जो मुझे अभी तक चला रहा है, इंजरी के बाद भी मैं बेस्ट कर रही हूँ, तो ये जो पूरा हिंदुस्तान को ये प्यार दे रहा है। नेक्स्ट ओलंपिक्स ही है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हर एक साल जितने भी कंपटीशन आएंगे मैं चाहूंगी कि उनमें मैं बेस्ट करूँ। और विनेश फोगाट ने अपनी बात को कायम रखते हुए साल 2019 में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2014 के ग्लासगो और 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। अब अगर बहुत उलटफेर नहीं होते हैं तो विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक में शायद शीर्ष वरीयता के साथ उतरे, लेकिन सबकी उम्मीद तो उनसे पदक की है जिसकी वो दावेदार भी है। और अब समीक्षा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होगा किसका पलड़ा भारी? इंडिया के टॉप 6 खिलाड़ी होंगे। अगर ये 6 खिलाड़ी के साथ आप न्यूजीलैंड की सीम बॉलिंग नहीं खेल सकते हैं तो आपको ये दावा नहीं करना चाहिए कि आप दुनिया की बेस्ट टीम हैं। आप दुनिया की बेस्ट टीम हैं, इसीलिए आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं और आप फेवरेट गिने जाएंगे केवल और केवल इसलिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीत के आए, एक स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड टीम को आपने घर पे हराया। ये कहना है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का, जो मानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड जब इसी सप्ताह शुक्रवार से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के साउथम्पटन मैदान में नंबर 1 होने के लिए टकराएंगे तो कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दम पर न्यूजीलैंड के उस तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना भारत कर सकता है जिसके बलबूते न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया। अपने पहले ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाकर चमकने वाले डेविन कॉनवे के अलावा कप्तान केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉम लैथम, हेनरी निकोलस और बिल यंग के फॉर्म में होने से न्यूजीलैंड भी बल्लेबाजी में कम नहीं तो रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी के रहते भारतीय गेंदबाज भी कम नहीं। एक और क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं, हालांकि इंडियन टीम बैटिंग बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पक्की है, बहुत शानदार खिलाड़ी है, बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत सही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि ये बराबर का टक्कर है। कोई ये नहीं कह सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम 1 इंच भी इंडिया से पीछे है, बल्कि मैं कहूंगा क्योंकि 2 टेस्ट मैच का फायदा मिला है प्रिपरेशन के लिए और जीत कर जा रही है टीम इस फाइनल में, तो थोड़ा सा अगर हल्का सा एडवांटेज किसी को है तो वो न्यूजीलैंड को है। अब देखना है कि जिस मुकाबले पर दुनिया निगाह गड़ाए बैठी है उसमें जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। उधर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में कल ग्रीस के स्टेफानोस सिट्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराकर खिताब तो जीता ही, साथ ही चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा है, जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। दिन भर में आज इतना ही। खबरों की दुनिया तेजी से बदल रही है। bbchindi.com पर आप हमें पॉडकास्ट की शक्ल में भी सुन सकते हैं। संदीप सोनी को अब दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।